अस्सलाम वालेकुम। वॉइस और वॉइसलेस में डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम। आज हमारा मौजूद बहस है पाकिस्तान में जमहूरियत। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है इस तारीफ की कि अंदर सबसे इल्माना बात ये है, इल्मी तहकीक बात और दानिशमंदी की बात ये है कि इसमें अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया गया है। और इसमें बड़े वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, वही हुकूमत बनाते हैं, उन्हीं के जरिए बनती है और उन्हीं के लिए वो हुकूमत होती है। अब जब हम अपने मुल्क, अपनी सरजमीन, अपनी धरती माँ की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड that was created by ballot paper and it will survive by ballot paper. This is my staunch belief. कैसे? कैद आजम ने 1934 में जब इक़्तिदार संभाला या सदारत उनको दी गई मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग उस वक्त बड़ी कमज़ोर सियासी जमात के तौर पर हिंदुस्तान में कांग्रेस का सामना कर रही थी। साइमन कमीशन जब आया था 1927 में, तो मुस्लिम लीग दो धड़ों में बट गई थी। कैद आजम ग्रुप, जिसे कलकत्ता ग्रुप भी कहते थे, और उसने अंग्रेजों का साथ ना देने और कांग्रेस के उस स्टैंस का साथ दे दिया कि हमें आज़ादी चाहिए। जबकि मियां मोहम्मद शफी, लाहौर ग्रुप, उन्होंने अंग्रेज साइमन का इसलिए साथ दिया कि इससे शायद हमें कुछ बेहतर मराहत मिल सके। तो 1927 से लेकर 1930 तक मुस्लिम लीग में पहली दफा दो धड़े खुलकर सामने आए। ये मुस्लिम लीग की एक तारीख रही है कि हमेशा धड़ों में बढ़ती रही है। लेकिन 34 की जो दरमियान में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, उसके बाद जिन्ना ने सियासत छोड़ दी थी और वो मायूस होकर बैठ गए थे लंदन में। लेकिन 34 में 1934 में वो वापस लाए गए और उनको कहा गया कि आप मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करें। उन्होंने मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया। 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकी क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से बहुत आगे का था। इसलिए मुसलमानों का रुझान उधर ज्यादा था और गांधी की जो अदम इत्मीद की तहरीक थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसकी वजह से भी वो हिंदुस्तान का एक बड़ा महान लीडर बन चुका था। लेकिन जब हम 45 और 46 का इलेक्शन तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक डिवीजन बिटवीन द इंडियंस हैड वाइडली इंक्रीज्ड और उसमें लीग ऑर्गेनाइज भी हो चुकी थी और मुस्लिम लीग का स्टैंस डिवीजन ऑफ इंडिया था। इसलिए जिन्ना ने बैलेट पेपर के जरिए ये मुल्क बना लिया। अब बहुत सारे मेरे दानिश्वर दोस्त ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि जनाब उसके पीछे तो अंग्रेज थे, वहां पर तो एक बैनुल अक़वामी एजेंडा था, इंडिया को तकसीम करना मकसूद था। मेरा इस वक्त ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मेरा इस वक्त डिस्कशन का पॉइंट इस थोड़े से बैकग्राउंड के बाद आगे जाना है। मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि जब जिन्ना को मरकजी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमतों में भी भरपूर मुसलमानों की तमाम नशिस्तों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो उसके बाद एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कन्वेंशन हुआ और उसमें जिन्ना को एंडोर्स कर दिया गया कि वो जिस तरह का चाहे डिसीजन ले लें। अब जिन्ना ने बैलेट पेपर से पाकिस्तान बनाया और जिन्ना का जो विजन ऑफ पाकिस्तान था उस पर बहुत कम बात की जाती है। पता नहीं क्यों वो कौम से छुपाया जाता है और क्यों नहीं बच्चों को बताया जाता। अपनी पहली तकरीर जो जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली असेंबली में की एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम
उन्होंने असेंबली को याद दिलाया कि ये असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और इसका काम मुल्क के लिए आइन तैयार करना है। तो foremost duty was assigned to the constituent assembly was framing the constitution। तीसरी बात जिन्ना ने ये कही कि जिस नजरिए दो कौमी नजरिया जो हम लेके चले थे और मुल्क अलहदा किया था, तो अब उसने उसको यहाँ रिफ्यूट कर दिया। अपने इस विजन में उन्होंने कहा कि नो सिंधी, नो बलोची, नो पश्तून, नो पठान, नो पंजाबी, बल्कि हम सब पाकिस्तानी। तो अगर इसका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो वो यूं लगता है कि जना के माइंड में ये बात मौजूद थी कि अगर दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर यही 5 कौमियतें जो हिंदुस्तान से अलग हो कि इस मुल्क को लेके चली हैं, तो वो आगे मजीद न बढ़े। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी कौमियत का विजन जो है वो पेश किया कि अब हम एक कौम बन गए हैं, और चूंकि हमारी आइडियोलॉजिकली मुस्लिम है, मेजॉरिटी है, तो इसलिए हम एक कौम है। ये एक बड़ा डिबेटेबल बात है, इस पर डिबेट हो सकती है, बट ही गेव दिस विजन। और उसके बाद उसने सियासतदानों को जहाँ आइन बनाने के लिए कहा, वहां उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान में एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट होगा जिसमें थ्योक्रेसी की गुंजाइश नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि करप्शन और नेपोटिज्म इस मुल्क में आम है, इसको कम करना जरूरी है लेकिन खत्म करना मुमकिन नहीं है। इसी तरह उन्होंने आर्मी की तरफ जो अपना विजन पेश किया, उन्होंने कहा कि दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द स्टेट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। मजहब के बारे में उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क, टू टेंपल, टू चर्च, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट एंड नथिंग टू डू विद योर रिलीजन एंड बिलीफ। बड़ी क्लियर बात है कि मजहब और रिलीजन का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। रियासत उसको प्रोटेक्ट करेगी, प्राइवेट मैटर जिन्होंने करार दे दिया एक तरह से। ये उनका वो मुख्तसर सा विजन मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया। 9 साल लगे पाकिस्तान को पहला आइन बनाने में, और वो भी कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है कि दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 2 साल भी नहीं चला, उसके बाद मार्शल लॉ आ गया, जनरल अयूब खान आ गए, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट थी डिजोर प्राइम मिनिस्टर एंड डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर, वो मलिक गुलाम मोहम्मद और मलिक सिकंदर मिर्जा के दौर में ही स्टार्ट हो गए थे। जो वजीर आजम होते थे, जो पार्लियामेंट में चीफ एग्जेक्टिव थे, पहली असेंबली में, दूसरी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन 56 के बाद, वो बेचारे डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नर जनरल के हाथों मजबूर रहते थे। और स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्ट्रेंथनिंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो अचीव नहीं हुआ। फिर मार्शल लॉ आ गया और जनरल अयूब खान आ गए, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। और अभी भी वो डिजोर और डिफैक्टो की जंग जो थी वो इस मकाम पर आकर खड़ी हो गई कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 15 या 20 लोगों ने एक मीटिंग में अप्रूव कर दिया, और उसके बाद जनरल अयूब खान जो थे वो डिजोर भी थे और डिफैक्टो भी थे। उनके पास इतने इख्तियारात थे कि चौधरी मोहम्मद अली को कहना पड़ा, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को, कि जनरल अयूब खान तो फैसलाबाद का वो घंटा घर है जिसके 7 बाजार हैं और हर बाजार घंटा घर पर आकर खत्म होता है। बिल्कुल वैसी पोजीशन 1962 के आइन में जनरल अयूब खान की है कि वो अगर कोई भी बिल पास करना चाहे असेंबली, वो उनकी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता था। उनकी इम्पीचमेंट करने के लिए पहले 40 लोगों को महीना डेढ़ पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी, और कैसे मुमकिन। फिर उन्होंने जिस तरह डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसीज को मिस यूज किया, इलेक्टोरल कॉलेज बनाकर फातिमा जिन्ना जैसी हस्ती को हराने में अपना किरदार, उन्होंने उस डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया। वो तारीख का एक हमारा हिस्सा है, उस पर हम शर्मिंदा हैं या हम उस पर खुश हैं, ये फैसला तो आप करेंगे। मैं तो उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मेरे दिल नहीं मानता, लॉजिकली मुझे ये नहीं फील होता कि जिन्ना की बहन को कैसे उसकी एक कौम एक अरसे के बाद एक डिक्टेटर के मुकाबले में हरा देगी। बड़ा यूनिक किस्म का प्रेसिडेंट है हिस्ट्री में। फिर जब उनके खिलाफ 9 जमातें इकट्ठी हो गई, उसका वजीर खारजा भुट्टो उसे छोड़ गया, उसने एक नई जमात की बुनियाद डाली पीपल्स पार्टी की, जिसमें लेफ्ट भी था, राइट भी था, मतलब उसने ज्यादातर सोशलिस्ट और लेफ्ट और ओपन प्रोग्रेसिव माइंडेड उसके साथ जुड़ गए, और उसने 1970 के इलेक्शन में इस पाकिस्तान में भरपूर कामयाबी हासिल की।
और मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में कामयाबी हासिल कर ली 71 के इलेक्शन में। तो वो अयूब खान के रिजाइन के बाद की बात है। लेकिन डॉक्टर खालिद बिन सईद अपनी किताब में लिखते हैं द फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान में, लॉरेंस ज़ेरिंग भी अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई थी अयूब खान के दौर में। मुझे नहीं समझ आती कि वो जो तरशाह का इधर तुम और उधर हम वाला